कि आज मैं आपके साथ लाइव हूँ खेल और मीडिया पर चर्चा करने के लिए। असल में मीडिया का तो योगदान हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा है, पर आज जैसे कि हम चर्चा करेंगे खेलों पर, और आपके साथ साझा करूँगी मैं अपने अनुभव खेलों के बारे में, स्पेशली रेसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जैसा कि सन 2006-07 के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था, उसकी कहानी से मैं स्टार्ट करूँगी। असल में मैं सन 2006 के एशियन गेम्स जो कि दोहा में हुए थे, उनमें मुझे रजत पदक मिला था। मैं अकेली भारतीय पहलवान थी जो फाइनल्स में खेल रही थी, और आई लॉस्ट टू ओलंपिक चैम्पियन, और मुझे रजत पदक से संतोष करना पड़ा था, पर वो भी भारतीय पहलवानों में मात्र एक ही था। तो उसके बाद मेरी और पीछे की उपलब्धियां और सबको देखते हुए मैंने अर्जुन पुरस्कार के लिए अप्लाई किया, पर मुझे पता चला कि हमारी फेडरेशन, भारतीय कुश्ती संघ, मतलब भारतीय कुश्ती संघ ने मेरा नाम छोड़कर बाकी अन्य 3 पहलवानों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय को भेज दिए थे। तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने हमारे संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, मैंने उनसे बात की। एक टूर्नामेंट हो रहा था, मैं उधर गई हुई थी, वहीं पर मुझे पता चला कि मेरा नाम आगे नहीं भेजा है। तो असल में मैं हरियाणा सरकार की तरफ से पहले भेज चुकी थी, लेकिन कुश्ती संघ की तरफ से मुझे ऐसा था कि ये मेरा नाम नहीं काटेंगे, पर उन्होंने मेरा नाम नहीं भेजा था। तो मैं जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब को बोल रही थी कि सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं भेजा, तो मैं बहुत दुखी थी। तो उन्होंने मुझे कहा, गीतिका कितनी उम्र है आपकी? मैंने कहा जी 20.5। बोले बहुत उम्र पड़ी है अर्जुन पुरस्कार लेने के लिए। तो मेरे पास, मुझे इतना दुख हुआ ये बात सुनकर कि अगर मैं इस उम्र में उस लेवल का परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे क्यों नहीं, क्यों अन्य पहलवानों के नाम भेजे गए? तो मैंने कहा ठीक है सर। मेरे पास शब्द नहीं थे उनको कुछ कहने के लिए। मैं वहाँ से आ गई। वहाँ पर एक मीडिया पर्सन बैठे थे जिन्होंने ये सब बातें सुनी, और वो फिर मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूरी कहानी पूछी। तो मैंने उन्हें बताया कि असल में मेरे पदक सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया था, और कोई बात नहीं, अगर भारतीय कुश्ती संघ ने नहीं नाम भेजा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से नाम पहले भेज चुकी हूँ। तो अगले दिन पेपर में बहुत बड़ा छपा था कि गीतिका को, किस लिए गीतिका का नाम आगे फॉरवर्ड नहीं किया जब ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों की मेडल्स की लिस्ट में सबसे आगे है, तो ये वो। और हमें बहुत 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 खुशी हुई जब थोड़े समय बाद अनाउंस हुआ और भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने उन सब के नामों को छोड़कर मुझे अर्जुन पुरस्कार दिया। तो बहुत खुशी हुई। तो इसके ज़रिए मैं आपको मीडिया का भी एक महत्व बता रही हूँ कि देखिए, मेरी बात सुनकर उन्होंने अगले दिन छापा, हर जगह वो बातें गई, खेल मंत्रालय तक गई, सब जगह गई। सब ने उस चीज़ को सीरियसली लिया। सब मेडल्स को अच्छे तरीके से, मेडल्स की नंबरिंग हुई, तो उन्हें लगा कि गीतिका जब एलिजिबल है तो इसे देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पत्रकार पॉजिटिव बातें, अच्छी चीज़ें लिखेंगे, तभी जो है हमारे समाज में अच्छा होगा।
हाँ पवन जी, सही में धाकड़ हैं हरियाणा की लड़कियां। मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी लड़कियां पहलवानी करती हैं उससे ज़्यादा अकेली हरियाणा में करती हैं। तो है ये चीज़ हरियाणा में। और मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में पेरेंट्स, माता पिता, बच्चों को रेसलिंग लड़कियों को करवाने मतलब साथ जाते हैं, कैंप्स में साथ रहते हैं, टूर्नामेंट्स में साथ जाते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे पहलवान जो हैं, जो एक्स पहलवान हैं, वो अपनी बेटियों को अब पहलवानी करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है रेसलिंग के क्षेत्र में। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को, हर बच्चे को कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। इससे हम फिट भी रहते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी। तो चाहे हम इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहें या नहीं बनाना चाहें, लेकिन हमें फिज़िकल वर्क ज़रूर करना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से आज, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेसलिंग है पर उस लेवल पे नहीं है। आपके वैसे मध्य प्रदेश के एक पहलवान हैं, मेल रेसलिंग है, फीमेल रेसलिंग नहीं है। मध्य प्रदेश के एक पहलवान हैं कृपाशंकर बिश्नोई, जो कि हमारी टीम के साथ कोचिंग की है उन्होंने। काफ़ी अच्छे अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, काफ़ी अच्छे पहलवान रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ाने में सबसे अहम जो रोल होता है वो सबसे पहले माता पिता का, उसके बाद गुरुओं का। माता पिता और गुरुओं का बहुत अहम योगदान है और हमें अपने जो है हमें इनकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। इनकी वजह से हम हैं। तो हाँ, तो ये हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना हो, ज़रूरी नहीं है हम स्पोर्ट्स करें, ज़रूरी नहीं हम पढ़ें, जिस भी क्षेत्र में आपका रुझान है आप उस चीज़ में मेहनत करिए और उस चीज़ में आगे बढ़िए। अच्छा, मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैंने रेसलिंग सन 1998 में शुरू की थी, जब महिला कुश्ती को इतना ज़्यादा जो है लोग नहीं जानते थे और माँ बाप भी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कराने में इतना जो है विश्वास नहीं दिखाते थे। उस समय मैंने शुरू की थी और उसके बाद से ये सिलसिला 2019 तक चलता रहा। 2019 में मैंने अपना लास्ट टूर्नामेंट खेला है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, जिसमें मैंने स्वर्ण पदक जीता है। चाइना में ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुई थी और अभी फ़िलहाल मैं हरियाणा पुलिस में एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम कर रही हूँ। सन 2008 से मैं जो है पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि क्योंकि मैं हमेशा से पुलिस में ही जाना चाहती थी और रेसलिंग के बाद मैं पुलिसिंग में भी इसी तरीके का प्रोफेशन मैं चुनना चाहती थी, जो मुझे रेसलिंग के थ्रू मिला। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे जैसा मैं चाहती थी वैसा मैं कर पाई। तो आपके साथ एक और अपना इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सन 2010 आप सबको पता होगा हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे और मैं भारतीय कुश्ती में सभी समझते थे कि अगर किसी को स्वर्ण पदक मिलेगा तो गीतिका को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि 2010 में कॉमनवेल्थ से जस्ट पहले मुझे नी इंजरी हो गई। तो
मैंने असल में जब रेसलिंग स्टार्ट की थी तभी से एक यही एम था कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स खेल करके मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी और मुझे सिर्फ उसमें स्वर्ण पदक लेना है, और मैं और मेरे पिताजी सिर्फ इसी के लिए मेहनत कर रहे थे। तो जब लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, तब हम उसकी तैयारी कर रहे थे। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे उससे जस्ट पहले मुझे नी में चोट लगी, और चोट इतनी मतलब ज़्यादा लगी कि मैं इवन स्टांस पे, रेसलिंग स्टांस पे तक खड़ी नहीं हो पाती थी। तो मुझे कॉमनवेल्थ से पहले ही मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, और जैसा कि ऑपरेशन हो गया तो मैं वैसे ही नहीं कॉमनवेल्थ खेल सकती थी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत बहुत रोई कि जो सपना था, जिसके बाद जिस चीज़ के लिए मैंने कुश्ती की उसी चीज़ में मैं नहीं खेल पाई। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मेरे पापा बैठे थे, मेरी मम्मी बैठे थे, और मैं लाइक रो रही थी। तो मेरे पापा ने मुझे देखा और बोले, कोई बात नहीं, 2010 का गया है, हम 2014 का खेलेंगे। गेम्स जो हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, जो जितने भी बड़े गेम्स हैं वो हर साल नहीं होते, हर 4 साल बाद होते हैं। तो मुझे थोड़ा हौसला मिला, और उसके बाद बहुत रोए मैं और मेरे पेरेंट्स, बहुत रोए। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद तैयारी, ऑपरेशन के बाद घुटना ठीक किया, तैयारी की, और 2014 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में मेडल लेने वाले बहुत कम प्लेयर्स में एक मैं भी थी। तो इसे मैं समझती हूँ अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, खुद की मेहनत के बलबूते पर मैं वो अचीव कर पाई। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपना काम बहुत शिद्दत से करें और बहुत मेहनत करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। माने जो हम चाहते हैं अचीव करना, वो सब अचीव कर सकते हैं। क्योंकि उस समय पे ना ऑपरेशन इतने अच्छे होते थे, ना लोग ऐसा सोच सकते थे कि एक ऑपरेशन के बाद प्लेयर उसी फॉर्म में वापस आएगा, और वो भी एक फीमेल प्लेयर। तो एक बड़ी बात थी उस समय। अभी हमारे पास बहुत संसाधन हैं, बहुत साइंटिफिक ट्रेनिंग होने लगी है, बहुत स्पॉन्सरर्स हैं। हम जो है बाहर के जो लोगों की वीडियोस देख करके जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो उसके ऊपर वर्क करते हैं, प्लेयर को सारी चीज़ें बताते हैं, और मतलब साइंटिफिकली हम स्पोर्ट्स के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उस समय पे नहीं होते थे। उस समय पे हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी, कोई स्पॉन्सरर्स नहीं होते थे, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी। अगर आपको चोट लग गई तो आप बैठ जाओ, छोड़ दो गेम, अपने घर में बैठो। और घर में बैठो मतलब कि आपको शादी कर देंगे, आप अपने घर परिवार संभालो, और जो है करियर अपना बनाने की आप नहीं सोच सकते थे। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। हमारे किसी भी प्लेयर को कोई इंजरी अगर हो जाती है तो आपके पास बहुत अच्छे फिजियोज हैं, फिजियोज रिहैब बहुत अच्छा करा देते हैं, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है। तो एक उस समय पे अगर मैं कर पाई तो मैं मानती हूँ कि आज के समय पे कोई भी कर सकता है। पवन सिंह जी कहते हैं, आप आज की लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पवन जी, यही देखो, आजकल तो 21वीं सदी है, लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा मानो ही मत कि हम कम हैं, हम ज़्यादा हैं।
गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑलवेज इक्वल। आप ये चीज़ समझो ही मत, आप जो करना चाहते हो वो करो और आपके पेरेंट्स उसमें आपका साथ दें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो पेरेंट्स साथ देंगे। क्योंकि मैं इतनी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे परिवार में कि किसी बेटी को कुश्ती जैसे क्षेत्र में जाएगी ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। हालांकि मेरे दादाजी हालांकि पहलवान थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम अपनी बेटी को पहलवानी कराएंगे। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स करूं। मेरा कुश्ती की तरफ रुझान था और वो रुझान भी कैसे हुआ कि हम स्टेडियम में गए थे और स्टेडियम में क्या हुआ कि मैं शॉट करती थी, शॉट पुट, गोला फेंकना। तो स्टेडियम में वो जो कोच थे उन्होंने बोला कि गीतिका की हाइट कम है, ये स्पोर्ट शॉट में कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैं उस समय 13 साल की थी, तो इतना छोटा बच्चा अगर आप कुछ करना चाहता है तो किसी को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना किया और वो मना करना भी आज मेरे हक में हुआ, क्योंकि मैंने फिर अपने पिताजी को कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी शॉट पुट, क्योंकि मुझे कोच ही पसंद नहीं है और मैं इस कोच के पास तो ट्रेनिंग लूँगी नहीं। तो जब हम वापस आ रहे थे तो रेसलिंग के जो कोच थे वो मेरे पापा के मित्र थे, हमारे पास के गांव के थे, मित्र थे। तो उन्होंने कहा आज यहाँ कैसे? तो मेरे पापा ने कहा मैं अपनी बेटी को खिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि खिलाना चाहते हो तो आप कुश्ती करवाओ अपनी बेटी को। बोले अच्छा देखते हैं इसे पसंद आता है कि नहीं। मुझे लेके गए अंदर और मैंने सबको खेलते हुए देखा और जब फाइट्स चल रही थी तो मुझे कोच ने बोला कि गीतिका सिर्फ कमर पे किसी को नहीं आने देना। मैंने कहा ठीक है। पावरफुल थी तो एक नेशनल लेवल की एक लड़की थी, उसके साथ मेरी फाइट कराई तो मैंने उसे पॉइंट नहीं दिया। कोच ने कहा आपकी बेटी अच्छी पहलवान बन सकती है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मैं यहीं आऊँगी, अब मैं रेसलिंग ही करूँगी। और आपको बताऊँ, जिस दिन से रेसलिंग स्टार्ट करी थी, रोज़ स्कूल से आके एक ऐसा चाव चढ़ता था स्कूल में ही कि घर जाके मुझे मैट पे जाना है। तो जब आपको किसी काम में चाव चढ़ेगा तो आप उस काम में सक्सेसफुल होगे। मैम आजकल ज़्यादातर पत्रकार तो केवल सरकार की चमचागिरी करने में देखिए, सरकार की तो पॉलिटिकल न्यूज़ भी छापनी पड़ती है। पॉलिटिकल चमचागिरी, अब वो तो हम क्या कह सकते हैं कि चमचागिरी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से खेल की बात है तो खिलाड़ियों में कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें इतनी नहीं मिलती। अब रेसलिंग को अब थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं क्योंकि मीडिया उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अगर मीडिया उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करे, हम टूर्नामेंट खेल के आ जाएं, पेपर में नहीं आए, टीवी पे नहीं आए, लोगों को पता नहीं चले, लोग पहलवानी में अपने बच्चों को नहीं डालेंगे। तो जब टीवी में आती है खबर, अखबार में पढ़ते हैं कि ये अवार्ड मिल रहा है पहलवानों को, अर्जुन पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, अच्छा पहलवान अब ओलंपिक्स में जा रहे हैं, सभी पेरेंट्स सोचेंगे कि इनको हम भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें। पहले हम स्टेडियम में जाते थे तो इतने लोग नहीं आते थे। आजकल मैं बताऊं, इतने छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप लेकर के स्टेडियम जाते हैं कि जी हमें ये खेल खिलवाना है, हमें बॉक्सिंग करानी है, हमें रेसलिंग करानी है। तो माँ बाप खुद चाहते हैं। मुझसे कई पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, कौन से स्पोर्ट्स में डालूं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि
कितना लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने के लिए उत्सुक हैं, और हैरानी के साथ मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, आजकल छात्रों में खेलों के प्रति रुझान कम हो रहा है। देखिए, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो माता पिता जो है पढ़ने वाले बच्चे अपने बच्चों को भी पढ़ाई के क्षेत्र में डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेलों के प्रति रुझान कम हो रहा है। खेलों के प्रति आप स्टेडियम्स में जाके देखिए, खेलों के प्रति बहुत रुझान हो रहा है। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग आज तक पढ़ाई के क्षेत्र में रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर कराइए, वेदर यू वांट टू मेक इट योर प्रोफेशन और नॉट। आप खेलिए, अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजिए, और आप यकीन मानेंगे कि अगर आप प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहते हैं तो भी आप पढ़ाई में पहले से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, अगर आप कुछ फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं तो। और आप जैसे आप पूछ रहे हैं कि खेलों के प्रति रुझान कम हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी एक स्पोर्ट्स स्कूल है निडानी में। स्कूल के साथ में बच्चों को खेल की भी सुविधाएं हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर रेसलिंग हॉल है, रेसलिंग मैट लगा हुआ है, बड़ा हॉल है, अच्छी सुविधाएं। तो एक आदमी अपनी 3 बेटियों को लेकर, अभी कुछ समय पहले की बात है, अपनी 3 बेटियों को लेकर वहाँ आया। उसकी सबसे छोटी बेटी 2nd क्लास में थी। आपको यकीन नहीं होगा कि वो लड़की खुद से अच्छे से अपने कपड़े नहीं पहन सकती, खुद से अपना खाना नहीं खा सकती, और उस बच्ची को उसका फादर वहाँ हॉस्टल में वहाँ छोड़ गए। तो एक लड़की 2री क्लास में, एक 4थी क्लास में, एक 6ठी क्लास में, और वो तीनों जैसे तैसे मिलकर के अपना काम करती थी। तो 2-3 दिन तो वो रही, लेकिन वो जो 2री क्लास की बच्ची थी इतना अपने पेरेंट्स से अलग रह नहीं सकती, तो वो बहुत रोई, बहुत रोई। तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसके पिताजी को फ़ोन कर दिया कि जी आप अपनी बेटी को ले जाओ, एटलीस्ट छोटी बेटी को ले जाओ जो 2री क्लास में है, तो इसको 2 साल बाद छोड़ देना यहाँ पर। तो ये इतना रो रही है, तो प्लीज़ आप इसे ले जाओ, हमें मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। आप जानते हैं उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जी 2 दिन रो लेगी, 4 दिन रो लेगी, उसके बाद नहीं रोएगी, लेकिन मुझे मेरी बेटी पहलवान बनानी है, इसको रेसलिंग कराओ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रो रही है, ये इसको जैसे भी हो आप इसको पहलवान बनाओ। आप सोचो, एक 2री क्लास की बच्ची के लिए उसके फादर के ये शब्द थे। तो ऐसा नहीं है कि रुझान कम हो रहा है। ब्रजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं, दुर्भाग्य से भारत में कुश्ती को पुरुष प्रधान बना दिया गया। आप रेसलिंग की न्यूज़ देखिए, महिला प्रधान भी है। आप देखेंगे कि जिस समय मैं बताऊं, मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला, मेरे साथ लाइन में बहुत नामी पहलवान थे, पुरुष पहलवान, और अचीवमेंट्स को देखकर भारत सरकार ने मुझे पुरस्कार दिया पुरुष पहलवान को छोड़कर। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान है। मैं समझती हूँ कि अगर बेटियां भी अपना अचीवमेंट ज़्यादा करेंगी, देखो ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं करो और आपको रिकॉग्निशन मिले, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ आप काम करोगे, आप अचीवमेंट लाओगे, आप वर्ल्ड में मेडल लाओगे, तभी आपको जानेंगे ना, ऐसे तो कोई नहीं जानेगा।
अब पीछे ओलंपिक्स में मेडल एक महिला को मिला था, महिला पहलवान को ओलंपिक्स में मेडल मिला, कोई पुरुष पहलवान नहीं ले पाया था। ऐसा नहीं है, हमारे जो कैंप्स हैं साथ साथ ऑर्गेनाइज होते हैं। महिला पहलवानों के कैंप लखनऊ में रहते हैं और पुरुष पहलवानों के कैंप सोनीपत हरियाणा में रहते हैं, और सभी सुविधाएं एक जैसी मिलती हैं, सभी स्पॉन्सरर्स एक जैसे मिलते हैं, कुश्ती संघ एक जैसा ट्रीट करता है सबको, और हाँ, अचीवमेंट्स एक जैसे देते हैं। तो आप अचीव करोगे, आप कुछ करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती, मुझे बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर आ गई। देखो, बराबर आ गई हैं का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। गर्ल्स वर ऑलवेज इक्वल टू मैन, इक्वल टू बॉयज। तो मैं ऐसा मानती हूं कि अगर आप काम करेंगे, अगर आप कुछ करेंगे, तभी आपको जानेंगे लोग। आजकल देखें आप, महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, विमान उड़ा रही हैं। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर महिलाएं नहीं हैं। तो गर्ल्स वर ऑलवेज इक्वल। खुद को समझने की, खुद के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। शलभ श्रीवास्तव जी, क्या खेलों पर बनी फिल्में खेलों के स्तर को सुधारने में मददगार होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप खेलों को, मेरे ख्याल से खेलों पर कुछ मूवीज आई हैं अभी पीछे, दंगल थी, सूरमा थी, और मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक भाग मिल्खा भाग थी। तो उसके बाद लोगों का खेलों के प्रति रुझान में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बढ़ा है। तो खेलों पर जो फिल्में हैं वो बिल्कुल स्तर सुधारने में बिल्कुल मददगार होंगी। और अभी पीछे मुझसे भी एक टीवी सीरियल के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था। तो देखते हैं क्या उसके ऊपर क्या बातचीत होगी। लेकिन मैं समझती हूँ सीरियल उस हिसाब से नहीं चल सकता, लेकिन मूवीज़ लोग देखते हैं। 3 घंटे की एक फिल्म के अंदर आपको खेलों के बारे में पता चलता है, और नो डाउट खेलों का देख करके आपके अंदर बहुत उत्साह पैदा होता है, और आप अपने बच्चों को भी खेलों में डालने की चाह जो है फिर रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि और भी मूवीज़ बननी चाहिए प्लेयर्स पे, अच्छे प्लेयर्स पे, अच्छे लेवल के। कोई ओलंपिक से मेडल ला रहा है, कोई वर्ल्ड से मेडल ला रहा है, किसी की ऐसी प्रेरणादायी कहानी है, तो उसके ऊपर लोगों तक अगर वो बात पहुँचती है तो खेलों के स्तर में बहुत सुधार होगा। थैंक यू डॉक्टर बबीता घोष जी, थैंक यू। ये ब्रजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं, देश में क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? असल में ये आप सब लोगों पर, हम सब लोगों पर भी डिपेंड करता है, और मीडिया पे भी डिपेंड करता है। अब मीडिया बहुत अन्य खेलों के लिए भी बहुत पॉजिटिव हो गया है, और अन्य खेलों की खबरें भी टीवी चैनल्स पर आती हैं। और हमारे ऊपर ऐसे निर्भर करता है कि हम लोग अगर अपने बच्चों को नहीं खेलों में डालेंगे तो और किसी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बताइए, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे स्पोर्ट्समैन हैं? बहुत कम, कोई इक्का दुक्का होंगे। क्योंकि पढ़ने वाले लोग अपने बच्चों को खेलों में डालना नहीं चाहते। खेलों में इतना आसान नहीं है खेलना, पढ़ना आसान है। कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे कि
मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन पढ़ना आसान है, नो डाउट। खेलना बहुत मुश्किल है कि आप बहुत सर्दी में आप सुबह 4 बजे उठ करके खेलने जा रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, धुंध है, बारिश में, आंधी तूफान, आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते। आपको सुबह शाम दोनों टाइम का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मुश्किल है। और आपने पूछा कि क्रिकेट के साथ साथ, अब देखिए क्रिकेट जो हमारा जो देश है वो क्रिकेट कंट्री है। बच्चे खाली होते ही कुछ बच्चे इकट्ठा होकर के किसी अपना पार्क में, ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लगते हैं। तो क्रिकेट को हमने खेल नहीं बल्कि एक हमारी रगों में है। तो ऐसी चीज़ अगर और खेलों के प्रति अगर हम ऐसा महसूस करने लग जाएं, ऐसा और खेलों को इतना खेलने लग जाएं, तो और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो पहलवान बने और मैं कोशिश करूँगी कि वो पहलवान बने। बाकी उसका इंटरेस्ट, लेकिन मैं चाहूँगी। तो वही है कि जब आप सोचिए, आप लोगों के, आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे खेलते हैं, जिनके बच्चे एक्टिव स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन बनाया हुआ है, कितने हैं। तो अपने आप से, हर घर से शुरू हो। दूसरों को कहने से किसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मैं हरियाणा में हिसार से हूँ। देवेंद्र प्रताप जी पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं हरियाणा में हिसार में अग्रोहा गांव से हूँ। अग्रोहा धाम है। अग्रोहा में एक मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, शायद आप लोगों को मालूम हो। तो मैं अग्रोहा से हूँ और मेरे दादाजी अच्छे पहलवान थे, चौधरी अमरचंद जाखड़। मेरे पिताजी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रहे हुए हैं, एईओ रिटायर हुए हैं, श्री सत्यवीर सिंह जाखड़। मेरी माताजी हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुए हैं। वैसे स्पोर्ट्स और एजुकेशन, इसका मिक्सचर है मेरी फैमिली। तो मैं कुश्ती में इस वजह से आ पाई क्योंकि मेरे पिताजी की एक बहुत इच्छा बस यही थी कि मेरी बेटी कोई खेल खेले, इस वजह से आ पाई। तो उसी वजह से आप पूछ रहे हैं कि बढ़ावा कैसे मिले, तो बढ़ावा उसी वजह से बढ़ावा मिला। मेरे बाद बहुत सी लड़कियां जो है रेसलिंग में आई और आज बहुत अच्छी अच्छी महिला पहलवान हैं लड़कियां। तो जी रवि साहू जी, आजकल खेल में भी राजनीति होती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आजकल की बात नहीं है, राजनीति तो हमेशा से होती आई है और राजनीति एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज में घुसी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादातर, जैसे कि ये इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल गेम कोई भी हो तो उसमें राजनीति इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ हद तक हर जगह है, जैसा कि मैंने अभी कहा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो टीम गेम्स हैं उनमें नो डाउट राजनीति है। उनमें सिलेक्शंस में के प्रोसीजर में, बहुत चीज़ों में जो है बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं
कि आपको इस वजह से निकाल दिया, आपको इस वजह से निकाल दिया, और अपने अनुसार अपने मुताबिक सिलेक्शंस होते हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल गेम की बात है, जहाँ तक आप अगर रेसलिंग की बात लगाओ, तो इतनी ज़्यादा राजनीति नहीं है। और कुछ थोड़ी बहुत राजनीति का तो शिकार मैं भी हुई हूँ। मैं आपको बताऊँ कि एक मेरा लाइफ का भी इंसिडेंट शेयर करूँगी इस बात पे कि 2012 की ओलंपिक्स की बात है। मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट थी और हमारे ट्रायल्स हुए थे दिल्ली में। तो वहाँ पर पूरा भारतीय कुश्ती संघ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब लोग थे और हमारा सिलेक्शन ट्रायल हुआ था। मैं टीम में सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद मुझे एक दिन के बाद मुझे बोला गया कि आप नहीं जा रही हैं और जो जिससे आप जीती हैं वो जाएगी या आपका सिलेक्शन। मैंने बोला वो क्यों जाएगी जब मैं उससे जीती हूँ। तो हम लोगों ने बहुत उसके बाद इधर उधर बातचीत की कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब उसको किस लिए भेज रहे हैं जब मैं जीती हूँ। तो हमें कहीं से पता चला कि ऐसा है कि शी इज़ अबाउट टू लेफ्ट रेसलिंग एंड दिस इज़ द लास्ट ओलंपिक्स फॉर हर। और she is from the same state from which our president was. So she went to our president and she said ki I'm going to left wrestling after this Olympics, so please give me chance. And that's why he's saying that okay, you go. I said what is this nonsense, ऐसे कैसे जा सकती है वो। तो हमने सब जगह बात की, लेकिन when a president wants you to go then nobody can do anything। तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। किस बात पे कि जब मैं ट्रायल्स जीती हूँ या तो आप उसे वैसे ही भेज देते, हमारा ट्रायल्स ना लेते, लेकिन अगर मैं ट्रायल्स जीती हूँ या मुझे हारा हुआ घोषित कर देते। लेकिन रेसलिंग में एक दो पॉइंट्स का हेराफेरी हो सकती है, लेकिन जो सामने से जो हाँ जीत रहा है आप उसके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि आप या तो मुझे हारा हुआ घोषित कर देते और फिर इसे भेज देते, लेकिन अब तो मैं ही जाऊंगी। तो फिर हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया और नतीजा जैसा कि सबको पता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और मैं जीती वो केस। तो उसके बाद मैं गई थी, लेकिन मुझे इतना जो है मुझे परेशान होना पड़ा, क्योंकि जो समय मुझे प्रैक्टिस करने में, अपना वेट रिड्यूस करने में जो समय व्यतीत करना था, वो मुझे हाई कोर्ट के चक्कर काटने में व्यतीत करना पड़ा। और नो डाउट उसका परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ा और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती अगर वो कुछ समय मेरा इस तरीके से वेस्ट ना हुआ होता। तो बहुत दुख है उस चीज़ का। तो राजनीति तो हर जगह घुसी हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे बहुत अफसोस है उस चीज़ का। तो लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप अच्छे हो, आप अपने ओपोनेंट से अच्छे हो, आप जीते हो, तो आपको कोई ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकता। तो ज़रूर अपने घर में किसी एक बच्चे को तो खेल में ज़रूर डालें, और आप फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा। कोरोना से बच के रहें और अपने घरों में रहें, सेफ रहें, खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री संजय द्विवेदी जी का और मैडम डॉक्टर पी शशिकला जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ऑनलाइन आ पाई और आप लोगों से बातचीत कर पाई।
और मैं आपको बताऊं कि मैं स्पोर्ट्स और अपनी ड्यूटी के बीच इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं आज तक, हालांकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई हैव माय अकाउंट्स ऑन बोथ, पर मैं कभी आज तक लाइव नहीं आई, और दिस वाज माय फर्स्ट चांस टू बी लाइव विद यू ऑल। और पता नहीं मुझे कि मैं किस तरीके से आपसे बातचीत कर पाई हूँ, आप लोगों को आवाज़ भी पता नहीं ठीक से किस तरीके से आई है, या आप मुझे समझ पाए हैं या नहीं, पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और कभी आपकी यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी और तब आप लोगों से रूबरू होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी ये माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों से रूबरू हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।